हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा आपकी विदित है, पिछली बार हमने कैंसर पेंक्रियाज की रिस्क फैक्टर, लक्षण और डायग्नोसिस के बारे में जाना था। इस बार इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो कुछ मुख्य चीज़ें कैंसर पेंक्रियाज के बारे में, उनको फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। कैंसर ऑफ पेंक्रियाज है, ये ज़्यादातर एल्डरली ग्रुप का या 50 साल के बाद होने वाला एक कैंसर है, जो बहुत रेयर होता है या बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत खतरनाक होता है। एक्चुअली जो ये कैंसर है वो पेंक्रियाज के केवल एक्सोक्राइन पार्ट में ही होता है और ज़्यादातर 90% केसेज में केवल डक्ट कार्सिनोमा ही होता है। तो आज हमारा फोकस डक्ट कार्सिनोमा के ऊपर है कि आज की तारीख में इसके लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले अपन ट्रीटमेंट को जानने से पहले ये जानेंगे कि क्या क्या इसके लिए ऑप्शन मोटे तौर पे उपलब्ध है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है सर्जिकल ऑप्शन, मतलब ऑपरेशन। उसमें पेंक्रियोडेक्टमी है, उसके बारे में अपन अभी जानते हैं। दूसरा कीमोथेरेपी है, ड्रग्स हैं। तीसरा रेडियोथेरेपी है और फिर उसके बाद में पेरिएटिव है। तो सबसे पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्टेजिंग पर डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस स्टेज पे चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग भी उसका ट्रीटमेंट होता है। अपन ने जान लिया था कि इसका डिटेक्शन बहुत लेट होता है, लेकिन 20% केसेज में उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही पता लग जाता है। तो ऐसे केसेज में जो सर्जरी के लिए फिट होते हैं मरीज़ या रिसेक्टेबल स्टेज में होते हैं, उनके लिए ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है या मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसा TNM क्लासिफिकेशन होता है, ट्यूमर नोड्स और मेटास्टेसिस, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे T से मतलब ट्यूमर साइज, अगर इस 2 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो स्टेज 1 है, मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो स्टेज 2 है, आसपास थोड़ा बहुत फैल गया है तो स्टेज 3 है, और स्टेज 4 में वो वेसल्स हैं जो आसपास की जो खून की नलियां हैं उनमें फैल गया है तो वो स्टेज 4 में फूल गया है। इसी तरह से लिम्फ नोड में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, मेटास्टेसिस मतलब बाहर तो नहीं फैल गया है, जैसे लिवर में तो नहीं पहुंच गया है, पेरिटोनल कैविटी में तो नहीं पहुंच गया है, लंग्स में तो नहीं पहुंच गया है, तो ऐसे मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है। तो स्टेज 1 और 2 है, तो ऐसी स्टेज में अगर उसका पता लगता है तो सर्जरी उसके लिए एक ऑप्शन है, और सर्जरी उसके लिए क्यूरेटिव है या उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। तो इसीलिए अपना ध्यान पूरा अर्ली डिटेक्शन पे रहता है, जल्दी पता लग जाए तो मरीज ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। तो ऑपरेशन, इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, 3 तरह के मेन ऑपरेशन है। एक विपल्स ऑपरेशन या पेंक्रियोडेक्टोमी, इसमें पेंक्रियाज और ड्यूडिनम को निकाल दिया जाता है। हालांकि कहने में बहुत आसान है, ये बहुत कठिन तरह का ऑपरेशन है। ये सब तरह की विधियों से हो रहा है, खोल के, पेट को खोल के भी, दूरबीन द्वारा भी और रोबोट के जरिए भी, तीनों तरह से विपल्स ऑपरेशन होता है। फिर उसके बाद में टोटल पेंक्रियोडेक्टोमी, मतलब पूरे पेंक्रियाज को ही निकाल दिया जाए। लेकिन उसमें क्या होता है, पूरा निकाल दिया जाए तो उसमें बहुत सीवियर टाइप की डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी तरह का डिस्टल, मतलब डिस्टल पार्ट में, पेंक्रियाज के डिस्टल पार्ट में अगर कैंसर है तो डिस्टल पेंक्रियोडेक्टोमी हो सकती है, वो एक अच्छा उपाय है उसके लिए। फिर जो सर्जिकल ऑप्शन है उसमें मान लो विपल्स ऑपरेशन उसको हो जाता है, उसके लिए मरीज फिट है, जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 में है, रिसेक्टेबल स्टेज में है, तो विपल्स ऑपरेशन में कुछ पेंक्रियाज का हिस्सा है, मतलब हेड ऑफ पेंक्रियाज, ड्यूडिनम और इसका हिस्सा निकल जाता है। फिर जो स्टमक है उसको जेजुनम से जोड़ देते हैं और बाइल डक्ट को भी जेजुनम से जोड़ देते हैं। तो ऐसे करके ये ऑपरेशन होता है विपल्स ऑपरेशन, इसमें मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन रिस्क आज के टाइम में जो मॉडर्न कंडीशन आ गई है उसमें रिस्क पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी, जैसे मरीज स्टेज 3 में पता लगा, मतलब बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल है। अपन 3 तरह की कंडीशन बता दी, एक तो रिसेक्टेबल स्टेज में मरीज है कि मतलब उसका ऑपरेशन हो सकता है, स्टेज 1 और 2 है। मान लो स्टेज 3 में है जो बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल है। तीसरे तरह का वो है जो नॉन रिसेक्टेबल है, मतलब रिसेक्शन या ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। तो बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि मान लो पहले कीमोथेरेपी उसको दे दी जाए तो ऑपरेशन की जो साइज़ है वो सिकुड़ जाती है, फिर ऑपरेशन आराम से हो जाता है। तो ऐसे ये स्टेज 3 में भी ऑपरेशन संभव है। अब उसके बाद ये डिपेंड करता है कि वेसल्स कितनी इन्वॉल्व हो गई हैं, मतलब खून की नली, मान लो वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, पोर्टल वेन्स, फिर मेजेंट्रिक वेन,
तो फिर भी कुछ हद तक ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन जब आर्टरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, खून की धमनी इन्वॉल्व हो जाती है, सुपीरियर मेजेंटिक और ये हेपेटिक वेन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर ऑपरेशन अनरिसेक्टेबल स्टेज में पहुंच जाता है। कीमोथेरेपी में फोलिनिक एसिड है, 5-FU है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है, किम्बेक्टेन है, और उसके बाद में सिस्पेलेटिन या उसकी डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह की कीमोथेरेपी हैं, उनका भी रिजल्ट जो बॉर्डर लाइन है या जिसमें मेटास्टेसिस हो गया है, उनमें उसका रोल मतलब बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक है, अपन ठीक सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में रेडियोथेरेपी का रोल कंपैरेटिवली वेल एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छा नहीं है। फिर अपन उसके बाद जानते हैं पेरिटिव ट्रीटमेंट। मान लो लिवर में फैल गया है, लिवर से बाहर कैंसर फैल गया, पेंक्रियास से बाहर फैल गया, तो उसको अपन कहते हैं नॉन रिसेक्टेबल स्टेज या मेटास्टेसिस हो गया है। तो उसके लिए अपन क्या ऑफर कर सकते हैं, मरीज के लिए क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पहले ही जाना था कि मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तो सबसे पहली बात में पेन को कंट्रोल करना है। पेन कैसे कंट्रोल होगा, एक तो ड्रग्स से, एनाल्जेसिक ड्रग है या ओपिएड ड्रग्स हैं, उनसे पेन किलर्स हैं, उससे भी उसका पेन कम हो सकता है। फिर उसके बाद सीलियक ब्लॉक, तो सीटी गाइडेड या एंडोस्कोपली जो सीलियक गैंग्लियन होता है उसको ब्लॉक हो जाता है या ब्लॉक कर देते हैं, उससे मरीज का पेन कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो इंट्रैक्टेबल परेशानी है वो है जॉन्डिस। मरीज को बहुत ज़्यादा पीलिया रहता है, तो उसको पीलिया को रिलीफ देने के लिए स्टेंट प्लेसमेंट है। जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें एंडोस्कोपिकली या ERCP के थ्रू प्लास्टिक स्टेंट डल जाते हैं, तो उससे मरीज को रिलीफ आ जाता है, उसकी जॉन्डिस भी कम हो जाती है और उसके लक्षण भी कम होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में एंजाइम सप्लीमेंट्स, अपन ने पहले ही जाना था पैंक्रियाज की इंसफिशियंसी हो जाती है तो एंजाइम्स की कमी हो जाती है, तो उसमें पैंक्रियाटिन हार्मोन से वो उसको बाहर से या मुंह से देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में है जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मतलब गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी, जैसे ड्यूडिनम ब्लॉक हो गई, ड्यूडिनम में खाना नहीं जा पा रहा है, तो स्टमक और जेजिनम को एनास्टोमोस कर देते हैं, और या फिर फीडिंग जेजिनोस्टमी हो जाती है। फिर उसके बाद में हो जाता है मरीज को मानसिक सांत्वना, मानसिक सपोर्ट, मेंटल उसको हेल्प करनी है। पहले ही अपन ने जाना था कि ऐसी मरीज हैं जो कैंसर पैंक्रियाज के मरीज हैं, उनमें ज़्यादातर डिप्रेशन आ जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, तो उसको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपन ने जाना था कि कैंसर और पैंक्रियाज में जो खून की नलियाँ हैं उनमें खून जमने लग जाता है, तो इसीलिए उनको प्रोफिलैक्टिक एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत होती है कि खून का थक्का नहीं बने, या ऐसी दवाइयों की ज़रूरत होती है तो उसमें खून का थक्का, जिसमें हेपेरिन जैसी दवाइयाँ या एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ हैं जो खून का थक्के को नहीं बनने जाती है, ऐसे उन लोगों के लिए प्रोफिलैक्टिकली पहले से ही मतलब ऐसी दवाइयों की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे करके अपन ने ट्रीटमेंट की आउटलाइन के लिए मतलब आउटलाइनों को जाना है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है ऐसे मरीजों के लिए। हालांकि कंडीशन तो बहुत परेशानी वाली है, लेकिन फिर भी कुछ होप बाकी है, और नई रिसर्च इसमें बहुत सारे और ऑप्शन ला रही हैं, जैसे उसका ट्यूमर का थर्मोकोगुलेशन है, लेट स्टेज के लिए क्रायो कोगुलेशन है, ऐसे बहुत तरह की नई नई रिसर्च आ रही है, उसमें नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अपन को होपफुल तो रहना ही चाहिए, हो सकता है आने वाले टाइम में इसके लिए फुल कोई ट्रीटमेंट या अच्छा ऑप्शन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।